सो हेलो, स्वागत है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज के सेकंड लेक्चर में। मेरा नाम है ऋषभ गुप्ता। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पीछे का जो लेक्चर था हमारा, पिछला वाला लेक्चर नंबर 1, उसमें हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3 फॉर्मूले हमने सीखे। क्या सीखा कि केथ टर्म ऑफ एन ए पी, तो ए प्लस एन माइनस, ये 10 नहीं है, 1 है यहाँ पे। हाँ, ये 1 है। हमने क्या सीखा कि kth टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है हमारे पास। mth टर्म फ्रॉम द एंड इज एन माइनस वन टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग होता है, ये भी हमने सीखा। mth टर्म फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल टू एल माइनस एम माइनस वन इंटू डी होता है। इन सभी चीज़ों को हमने प्रूव करके निकाला है ना, कॉन्सेप्ट पूरा हमने समझ लिया इनका कि किस तरह से होता है। अब क्वेश्चंस में इन्हें किस तरह से लगाना है, क्या अप्रोच होगी हमारी क्वेश्चंस करने की, वो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an इज इक्वल टू 4n प्लस 5 इज एन AP, ऑल्सो फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। ठीक है। अब अगर आपको याद हो पिछला वाला लेक्चर, तो इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जनरल, क्या कहते हैं, जनरल टर्म। क्या कहते हैं, जनरल टर्म। अब जनरल टर्म से होता क्या है, पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है उसे हम फॉर्म कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, पहले सीक्वेंस फॉर्म करेंगे, फिर एपी को चेक करने की जो कंडीशन है उसको अप्लाई करेंगे। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो वो एपी है, नहीं तो नहीं है। तो चलिए हम सीक्वेंस को फॉर्म कर लेते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू क्या दिया है हमारे पास, 4n प्लस 5। अगर हम ए वन निकालना चाहते हैं तो एन की जगह 1 पुट कर देंगे, तो 4 इंटू 1 प्लस 5, यानी 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 आ जाएगा। A2 अगर निकालना चाहते हैं तो 4 इंटू 2 प्लस 5 कर देंगे, इज इक्वल टू 4 इंटू 2 यानी 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से अगर हम A3 निकालना चाहते हैं तो 4 इंटू 3 प्लस 5 कर देंगे, यानी 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 17 आ जाएगा। अब ये तो टर्म्स हो गए सीक्वेंस के। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये एपी है। तो एपी चेक करने के लिए क्या होता है कि A2 माइनस A1 कर लो, कितना हो जाएगा, 9 माइनस 13 इज इक्वल टू 4। और A3 माइनस A2 कर लो, 17 माइनस 13, ये भी 4 आ रहा है। तो एपी की प्रॉपर्टी क्या होती है, टर्म माइनस प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज सेम। तो हम देख सकते हैं हमें सिर्फ 2 ही डिफरेंस करने की जरूरत पड़ी, तो दोनों बार 4 आ चुका है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये एक एपी फॉर्म करेगा, और उस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला है, उस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला है, 4। कॉमन डिफरेंस 4 होने वाला है। हम A4 भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं, हम सिर्फ 2 ही डिफरेंस करके पता कर सकते हैं। तो पहला सवाल हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या दिया हुआ है कि शो दैट अ सीक्वेंस इज एन एपी इफ इट्स nth टर्म इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन एन, and in such a case the common difference is equal to the coefficient of n। तो हमें एक सीक्वेंस को AP दर्शाना है, दिखाना है, if its nth term is a linear expression in n। अब लीनियर एक्सप्रेशन अगर याद हो तो लीनियर का मतलब होता है कि उसकी, उस वेरिएबल की पावर कितनी होगी या डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, है ना। और हमें उस एक्सप्रेशन को n में डिनोट करना है। तो आपने पढ़ा होगा कि x में अगर कोई लीनियर एक्सप्रेशन लिखना है तो ax प्लस बी होता है ना, ax प्लस बी होता है। y में लिखना है तो ay प्लस बी होगा। यहाँ n में लिखना है तो हम मान लेते हैं कि an इज इक्वल टू क्या होगा, a n प्लस बी होगा, जहाँ a और b क्या है, a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। क्या है, कॉन्स्टेंट्स। अब क्या दिया है आगे, इन सच अ केस द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ एन। इसे करने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अगर ए एन दिया है तो इसके आगे आने वाला टर्म क्या होगा हमारे पास, ए एन प्लस 1 होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एन की जगह एन प्लस 1 रखना है। ठीक है। अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो इनका हमें डिफरेंस करना होगा, यानी ए एन प्लस 1 माइनस ए एन करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं ए एन प्लस 1 प्लस बी माइनस ए एन प्लस बी। सॉल्व करते हैं इसको, तो ए एन
प्लस ए हो जाएगा यहाँ पे, प्लस बी माइनस ए एन माइनस बी हो जाएगा यहाँ पे। कुछ कैंसिल हो रहा है, देख लेते हैं। ए एन से ए एन कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए बच जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, इन सच अ केस द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ एन। अब देखिए कोफिशिएंट कितना है, एन का कोफिशिएंट कितना है, ए है, और कितना आ रहा है हमारे पास, ए ही आ रहा है। अब अगर ध्यान से देखो तो ए क्या था, कांस्टेंट था, हमने ऊपर ही डिफाइन किया है कि ए क्या है, कांस्टेंट। और एन हम एन के लिए लेके चल रहे हैं, यानी ये हमेशा कितना, हमेशा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी हम जब भी ए एन प्लस वन माइनस ए एन करेंगे तो हमेशा वो एक इक्वल आएगा, यानी एक कांस्टेंट के इक्वल आएगा जब हम एन को एक नेचुरल नंबर देंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर एक सीक्वेंस जिसका एक टर्म माइनस उसका प्रीवियस टर्म करें और ऑलवेज सेम आ जाए, वही तो एपी होती है। तो यहाँ से हम यही तो देख पा रहे हैं कि ए एन प्लस वन माइनस ए एन कर रहे हैं, एक कांस्टेंट हमेशा आ रहा है एन की किसी भी वैल्यू पे। ठीक है, इसका मतलब हेंस इट इज एन एपी। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, थोड़ा अलग टाइप का है क्वेश्चन नंबर 4। इज 184 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3 7 11 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमें टर्म निकालना नहीं है, हमें टर्म बताना है कि क्या वो इस सीक्वेंस का टर्म है या नहीं। तो उसके लिए हम सबसे पहले सीक्वेंस लिख लेते हैं, क्या है, 3 7 11 एंड सो ऑन। अब सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये किस तरह का सीक्वेंस है। तो हमने एक ही पढ़ा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसकी यहाँ पे प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी हमें। तो हम चेक कर लेते हैं। देखिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो कितना आ रहा है, 4। 11 माइनस 7 करेंगे, यानी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे, तभी कितना आ रहा है, 4। दोनों सेम है, यानी ये क्या है, एक तरह की एपी है। ये क्या है, एपी। अब हम एपी की प्रॉपर्टीज का अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। तो 184 अगर एक टर्म है ना, तो मान लेते हैं लेट 184 इज nth टर्म ऑफ दिस एपी। क्या 184 क्या है, एक nth टर्म है इस एपी का। तो अगर मैं लिखूं यहाँ an, तो an क्या होता था, फर्स्ट टर्म a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और an हमने ऊपर डिफाइन कर दिया कि 184 है। a कितना है, a देख सकते हैं हम यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो 3 लिख लेते हैं, प्लस n माइनस वन, क्योंकि nth टर्म माना हमने। d कितना है, d हमने निकाला 4 आया है, कॉमन डिफरेंस 4 लिख लिया हमने। चलिए n की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो 184, 3 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो -3 बन जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 4 आ जाएगा। 184 माइनस 3 करेंगे तो 181 आ जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 4। ठीक है, चलिए अब हमने यहाँ देखा कि n माइनस वन की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 181/4 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 4 से हम देंगे तो 4 4 जा 16, 2 बचेगा 21, 4 5 जा 20, 1 बचेगा, पॉइंट लगा लेंगे तो 10 बन जाएगा। 2 बार में देंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 20 बचेगा हमारे पास, यानी 5। तो 181/4 का जो डेसिमल है वो 45.25 है। अब अगर हमें n निकालना है तो यहाँ -1 है, RHS में ले जाएंगे तो +1 बन जाएगा, यानी एक जुड़ जाएगा इसमें, तो 46.25। अब n की वैल्यू आ चुकी है। अगर आपने पिछला वाला लेक्चर अच्छे से समझा था तो उसमें यही बताया गया था कि अगर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर कोई प्रोग्रेशन है तो उसमें जो टर्म्स होंगे, जो इंडेक्सिंग ली गई होगी वो नेचुरल नंबर्स में होगी। अब क्या ये एक नेचुरल नंबर है, क्या ये एक नेचुरल नंबर है, नहीं है। अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है तो इसका मतलब डायरेक्टली क्या हो गया कि nth टर्म 184 नहीं हो सकता, nth टर्म 184 नहीं हो सकता। बेसिकली 184 इस सीक्वेंस का या फिर इस एपी का टर्म है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक तरह का नेचुरल नंबर नहीं है, दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सो 184 इज नॉट अ टर्म of the given sequence।
ऑफ द गिवन सीक्वेंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है कि इफ द mth टर्म ऑफ एन AP be 1/n and nth term of nth term be 1/m, then show that its mnth term is 1। ठीक है, लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, mth टर्म 1/n है, यानी am इज इक्वल टू, मान लेते हैं जो AP दी है उसका फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म है हमारे पास A, और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो हम मान लेते हैं कि कितना है, D है। तो AM को लिखने का तरीका क्या होगा हमारे पास, AM को लिखने का तरीका है A प्लस m-1 इंटू डी। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर AN लिखना चाहें nth टर्म, तो A प्लस n-1 इंटू डी लिखा जाएगा, है ना। और इनकी वैल्यूज हमें दी हुई है कि mth टर्म की वैल्यू है 1/n, और nth टर्म की जो वैल्यू दी है वो कितनी ही दी है, 1/m दी हुई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों ही इक्वेशंस को, इन दोनों ही इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, माइनस। माइनस करने पे देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ए से ए कैंसिल हो जाएगा पूरी तरह से। दोनों में डी कॉमन है, डी कॉमन करके लिख लेते हैं m-1 माइनस, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस n, और माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n-1/m। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 1 से 1 कैंसल, यानी m-n इंटू डी इज इक्वल टू, अगर हम देखें यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम में नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, mn, और ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, m माइनस। ठीक है, हमने 1/n-1/n का एलसीएम ले लिया, ऊपर क्या आया m-n, नीचे क्या आया mn आ गया। हम देख सकते हैं दोनों ही तरफ m-n दिया है, तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं, दोनों को कर दिया, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1/mn आ गई। कितनी आ गई, 1/mn आ गई। अब इस d की वैल्यू से हम a की वैल्यू को फाइंड करेंगे, किसको फाइंड करेंगे, a की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो निकाल लेते हैं a की वैल्यू को। देखिए a, अब किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, फर्स्ट में रख लेते हैं। तो a प्लस m-1 इंटू डी कितना था, 1/mn हमने फाइंड किया अभी, इज इक्वल टू 1/n। a की वैल्यू को फाइंड करना है, यानी a को छोड़कर बाकी सबको हमें RHS साइड में ले जाना पड़ेगा, तो 1/n माइनस m-1/mn। ठीक है, अब हम फिर से देख सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम मिल रहा है हमें, एलसीएम क्या आ जाएगा, mn, ऊपर क्या आएगा m, और माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बचेगा, माइनस m प्लस 1, यानी m से m कैंसल, a की वैल्यू भी कितनी आ चुकी है, 1/mn आ चुकी है। ठीक है, यानी a और d हमारे पास आ चुका है। अब हमने a और d निकाला क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, mth टर्म की वैल्यू nth टर्म की वैल्यू दी थी, हमें शो करना था mnth टर्म की वैल्यू 1 है। अब किसी भी टर्म को हमें फाइंड करना है तो उसका फर्स्ट, उस AP का फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। हमने इन्हीं दोनों गिवन कंडीशंस का यूज करके D और A को फाइंड किया है। अब हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, mnth टर्म निकाल सकते हैं, तो AMN इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारे पास, 1/mn प्लस mn-1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, mn। आप देख सकते हो यहाँ पे फिर से हमारे पास 1/mn क्या आ जाएगा, कॉमन, 1/mn हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा, यहाँ देखिए 1 बचा सिर्फ, 1/m पूरा पूरा कॉमन आ गया हमारे पास, 1 बचा, और यहाँ पे हमारे पास mn-1 आ गया। ठीक है, हमने नीचे से mn कॉमन ले ली तो 1/mn कॉमन आ गया, ऊपर जो भी आया था हमने लिख दिया उसको। अब देखते हैं यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो सकता है, यानी mn/mn आ जाएगा, और mn/mn कैंसिल हो सकते हैं, और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब 1, क्योंकि फ्रैक्शन पूरा कैंसिल आउट हो चुका है, तो जो हमारे पास आंसर आएगा इसका 1 आ जाएगा। हमें यही दिखाना था, हमें यही शो करना था कि शो दैट इट्स mnth टर्म इज 1, और amn की वैल्यू भी 1 आई है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका था। चलिए
आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, इसका मतलब ये नहीं कि हम घबराने लगेंगे। देखते हैं क्या होता है। चलिए, क्या दिया है कि इफ a1 a2 a3 an आर इन ap वेयर ai इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल i, यानी जो भी टर्म्स है उस एपी के वो हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, वो हमेशा पॉजिटिव, जीरो भी नहीं है, वो हमेशा पॉजिटिव है। शो दैट 1/√a1 + a2 प्लस 1/√a2 + a3 प्लस एंड सो ऑन 1/√, यहाँ पे लिखा हुआ है √an-1, है ना। यहाँ लिखा है 1/√an-1 प्लस √an इज इक्वल टू n-1/√a1 प्लस √an, हमें ये दिखाना है। ठीक है, तो जो इसमें हमें शो करना है उसको करने के लिए हम LHS को लिख लेते हैं दोबारा से। क्या है हमारे पास LHS, 1/√a1 प्लस √a2 प्लस 1/√a2 प्लस √a3 प्लस एंड सो ऑन प्लस √an-1 प्लस √an। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम देखें, यहाँ जो कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं रूट में वो a1 a2 a2 a3 a3 a4 इस तरह से वो बनाए गए होंगे। और क्या आपको याद है ऐसा कुछ एपी में कंडीशन थी? एपी में क्या कंडीशन होती है कि a2 माइनस a1 करेंगे तो वो भी डी आएगा, और a3 माइनस a2 करेंगे वो भी डी आएगा, एंड सो ऑन, है ना। तो अगर हम यहाँ पे a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 इस तरह का कुछ बना पाए तो हम उसको डी के इक्वल कर सकते हैं और आगे फर्दर सॉल्व कर पाएंगे। उसको करने के लिए हमें यहाँ रूट को हटाना पड़ेगा, और रूट को हटाने के लिए जब भी एक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में रूट होता है ना, तो उसको हटाने के लिए हम कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम यहाँ पूछें कि √a1 प्लस √a2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, √a2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो उसका आंसर है √a1 माइनस √a2, √a1 माइनस √a2। क्यों? कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि अगर हम उस टर्म से उस टर्म के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करें तो वो रूट को गायब कर दे। तो यहाँ जब हम मल्टीप्लाई करें तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे, और जो रूट है वो हमारे पास गायब हो जाएगा। तो ये हमें हर एक ये जो लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, उसके हर एक टर्म के साथ हमें यही चीज़ करनी है कि हमें कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/√a1 प्लस √a2 इंटू, इसका कॉन्जुगेट क्या है, √a1 माइनस √a2 अपॉन √a1 माइनस √a2, है ना, प्लस यहाँ पे देख लेते दूसरे वाले का, √a2 माइनस √a3 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ प्लस है, √a2 माइनस √a3 इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। नीचे भी उसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, प्लस एंड सो ऑन करते 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 आखिरी वाले टर्म में भी कर लेते हैं। आखिरी वाला टर्म क्या है, 1/√an-1 प्लस √an, इसका मल्टीप्लाई कर दिया हमने, √an-1 माइनस √an अपॉन √an-1 माइनस √an से। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब कंजुगेट का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ, ये टर्म तो ऊपर आ गया, √a1 माइनस √a2। ठीक है, और नीचे क्या बचा, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो √a1 का स्क्वायर यानी सिर्फ a1 बचेगा हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या, b क्या है हमारे पास, √a2, तो उसका स्क्वायर करने पे a2 आ जाएगा, यानी a1 माइनस a2 बन जाएगा हमारे पास, है ना। चलिए, प्लस इसी तरह सिमिलरली सभी टर्म्स के साथ ऐसे ही होगा, तो √a2 माइनस √a3 ऊपर, a2 माइनस a3 नीचे। सिमिलरली लास्ट टर्म तक ऐसे ही होता रहेगा, तो √an-1 माइनस √an अपॉन an-1 माइनस an। ठीक है, अब हमें क्या करना था, a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 बनाना था, लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि उल्टा बन चुका है, a1 माइनस a2 a2 माइनस a3 an माइनस 1 माइनस an, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि a2 माइनस a1 की वैल्यू d है,
देन a1 माइनस a2 की वैल्यू क्या होगी? हमने क्या किया है, सिर्फ उसका उल्टा लिखा है, हमने a2 माइनस a1 की जगह a1 माइनस a2 किया है। तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, बस हमने इतना ही किया है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? माइनस डी हो जाएगी। इस तरह से a1 माइनस a2 की वैल्यू माइनस डी आई, a2 माइनस a3 की वैल्यू भी माइनस डी आएगी, a3 माइनस a4 की वैल्यू भी माइनस डी आएगी। इसका मतलब यहाँ जो ये नीचे डिनोमिनेटर बन रहा है, हर एक टर्म के नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें वैल्यू माइनस डी आने वाली है। चलिए, अगर वो वैल्यू माइनस डी आने वाली है तो हम क्या उसको कॉमन ले सकते हैं नीचे से? बिल्कुल ले सकते हैं। इसका मतलब माइनस वन बाई डी नीचे से कॉमन आ जाएगा इस पूरे एक्सप्रेशन में। अगर नीचे से माइनस वन बाई टी कॉमन ले लिया है हमने, माइनस डी कॉमन ले लिया है हमने, तो नीचे वन बचेगा और फ्रैक्शन के नीचे वन बचा है, इसका मतलब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली ऊपर वाले न्यूमरेटर को लिखते चले जाएंगे। तो a1 रूट a2 प्लस रूट a2 माइनस रूट a3 प्लस एंड सो ऑन प्लस रूट an माइनस वन माइनस रूट an, यही आएगा हमारे पास। अब अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए, यहाँ माइनस का रूट a2 है, यहाँ प्लस का रूट a2 है, कैंसिल हो चुका होगा। रूट a3 लिखा हुआ है माइनस में, इसके आगे वाला आने वाला टर्म क्या होगा? रूट a3 प्लस में माइनस रूट a4, यानी माइनस रूट a3 और प्लस रूट a3 कैंसिल होने वाले हैं, तो हम यहाँ कैंसिल कर देंगे उनको आगे चल के। इस तरह से टर्म्स कैंसिल होते जाएंगे, कहाँ तक होंगे? रूट an माइनस वन तक, क्योंकि माइनस का रूट an ऐसे ही बच जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास इतने सारे टर्म्स कैंसिल हो चुके हैं, सिर्फ कौन सा टर्म बचा है? रूट a1 और माइनस का रूट an। तो अगर हम इसको लिखें यहाँ पे अगले स्लाइड में, तो ये माइनस वन बाई डी रूट a1 माइनस रूट an, ये आ गया। अब हम वापस अपने क्वेश्चन पे अगर आए तो उसमें हमें क्या शो करना है? हमें ये शो करना है कि इस पूरे इतने एक्सप्रेशन की वैल्यू जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसकी वैल्यू ये है, और उसमें जो डिनोमिनेटर है वो ये लिखा है रूट a1 प्लस रूट an, हमारा आया है रूट a1 माइनस रूट an। ठीक है, हमें प्लस चाहिए और वो भी डिनोमिनेटर में चाहिए, तो वो कैसे आ सकता है? जब हम इस टर्म के कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तभी आ पाएगा नीचे। कर देते हैं, इनटू रूट a1 प्लस रूट an अपॉन रूट a1 प्लस रूट an। ठीक है, माइनस वन बाई डी। अब देखिए, नीचे तो आ गया रूट a1 माइनस प्लस का रूट an, और ऊपर क्या दिख रहा है हमें कि a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म बन चुकी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी a1 माइनस an आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, माइनस वन बाई डी लिखा और a1 लिखा माइनस an क्या है? nth टर्म, और हमें पता है nth टर्म का एक फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जहाँ a क्या था? फर्स्ट टर्म, तो हम फर्स्ट टर्म को a1 भी तो लिख सकते हैं, तो a1 माइनस n माइनस वन इंटू डी, सॉरी प्लस n माइनस वन इंटू डी, अपॉन नीचे जो क्या था हमारे पास? a1 प्लस रूट an था, एज इट इज लिख लिया हमने उसको। अब इसको सॉल्व किया, माइनस वन बाई डी a1 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, a1 माइनस a1 माइनस n माइनस वन इंटू डी डिवाइड बाय रूट a1 प्लस रूट an। ठीक है, अब हम देख सकते हैं a1 से a1 कैंसिल भी हो सकता है, कर दिया हमने कैंसिल। यहाँ माइनस है, अंदर ऊपर न्यूमरेटर माइनस है, माइनस माइनस भी कैंसिल कर सकते हैं हम, d से d भी कैंसिल कर सकते हैं, क्या बच जाएगा सिर्फ हमारे पास? n माइनस वन बाई रूट a1 प्लस रूट an। और जो हमें शो करना था वो भी तो यही था, n माइनस वन बाई रूट a1 प्लस रूट an। देखिए, यही आ गया हमारे पास। इस पूरे इतने टर्म को सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ गया है? n माइनस वन बाई रूट a1 प्लस रूट an। तो ये था NCERT एग्जाम्पलर, थोड़ा बड़ा था लेकिन वही कॉन्सेप्ट का हम यूज कर रहे हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। चलिए, आज का आखिरी सवाल क्या है हमारे पास? द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द ट्राइंगल हैज एरिया 24, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड?
ध्यान देने वाली बात ये जेई एडवांस का PYQ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह से होगा। सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, क्या दिया है, राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, जिसमें अगर हम ध्यान से देखें दिया है कि राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो किसमें है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। किसमें है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। यानी जो साइड्स हैं वो एपी में है, और एपी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसका एक फर्स्ट टर्म होता है, उसका एक कॉमन डिफरेंस होता है। तो अगर हम मान लें कि कोई टर्म है उसका, मान लिया ये ए है, फर्स्ट टर्म नहीं कह सकते हम, क्योंकि यहाँ ये नहीं दिया है, कॉन्सिक्वेंटली दिया है, या ये नहीं है कि कॉन्सिक्वेंटली दिया है कि नहीं फर्स्ट टर्म पहले फिर सेकंड टर्म फिर थर्ड टर्म, इस तरह से नहीं है। किसी भी एपी के बीच के 3 टर्म्स उठा लिए हमने, बीच के 3 टर्म्स उठा लिए। तो ए हमने लिखा, बीच का कोई टर्म है मान लिया, यहाँ ए का मतलब फर्स्ट टर्म नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब कोई कॉमन डिफरेंस होगा डी, उस एपी का हमने मान लिया क्या है, कॉमन डिफरेंस है, क्या है, डी। तो आपको नहीं लगता उस ए के आगे आने वाला टर्म ए प्लस डी होगा, क्योंकि एपी का मतलब क्या होता है कि अगर हम उसके आगे आने वाला टर्म निकालें किसी टर्म का, तो उसमें हमें सिर्फ कॉमन डिफरेंस ऐड करना होता है, और उसके पीछे वाला टर्म निकालना हो तो कॉमन डिफरेंस माइनस करना होता है। तो यहाँ पे हम ए माइनस डी लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर हम कहें कि द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर इन एपी, तो उसकी साइड्स हम मान सकते हैं ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, लिख लिया। चलिए, इफ द ट्रायंगल हैज एरिया 24, अब इसका एरिया दिया है 24। आपको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू साइड। तो 1/2 इंटू बेस। अब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जो हमने मेथड लगाया है उसमें हमने ए को बेस दिया है, हम बदल भी सकते हैं, हम ए माइनस डी को बेस दे सकते हैं, ए प्लस डी को बेस दे सकते हैं, बदल सकते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ए को हमने बेस दिया तो ए इंटू हाइट, हाइट क्या है, ए माइनस डी हमारे पास दी हुई है, तो इंटू ए माइनस डी कर दिया, इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, 24। 2 जो है वो फ्रैक्शन में है, यानी डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, तो वो जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो 24 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ए इंटू ए माइनस डी की वैल्यू 24 इंटू 2 हो जाएगी, यानी 48 हो जाएगी हमारे पास। अब ये आ गया हमारे पास एक रिजल्ट। अब हमें एक और रिजल्ट का यूज करना है, वो क्या है, यहाँ ट्रायंगल नहीं दिया है, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, और राइट एंगल ट्रायंगल की कोई प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, और वो क्या कहती है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो इसका हाइपोटेनियस अगर हम ध्यान से देखें तो क्या है हमारे पास, ए प्लस डी हमने माना है, तो ए प्लस डी का होल स्क्वायर, उसके परपेंडिकुलर यानी ए माइनस डी के स्क्वायर प्लस उसके बेस के स्क्वायर यानी ए के स्क्वायर के इक्वल होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ए प्लस डी का होल स्क्वायर खोल देंगे तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इज इक्वल टू ए माइनस डी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad और प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर भी कैंसिल कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में देखिए ए स्क्वायर दिया है माइनस 2ad दिया है, अगर हम 2ad को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 4ad, 2ad ऐड हो जाएंगे माइनस में, और यहाँ पे सब खाली हो जाएगा तो यहाँ 0 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन ले लिया, ए माइनस 4d आ गया इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है दो बातें, या तो ए 0 है या तो ए 4d है। अब हमें ये सोचना है कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू होगी ए की। तो अगर हम ध्यान दें, ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब आप पूछो क्यों नहीं हो सकती, ए की अगर वैल्यू आप 0 कर दोगे, क्योंकि ए क्या है, एक साइड है उस राइट एंगल ट्रायंगल की, अगर कोई साइड 0 है तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इसकी जो वर्टिसेस हैं वो क्या हो जाएंगी, कोलीनियर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, कोलीनियर। कोलीनियर, कोलीनियर का मतलब क्या है, वो एक ही लाइन में आ जाएंगी,
जिसका मतलब ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। इसका मतलब ए की वैल्यू 0 तो नहीं होगी। अगर वो 0 नहीं है, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है, 4d है। अगर ए की वैल्यू 4d है, यानी यहाँ पे हम 4d रख सकते हैं। a प्लस डी करेंगे यानी 5d बन जाएगा, a माइनस डी करेंगे यानी 3d बन जाएगा, है ना। यानी अब साइड्स जो है वो 3d 4d और 5d बन चुकी हैं। अब a की वैल्यू 4d का यूज हम इस फर्स्ट वाले रिजल्ट में कर लेते हैं। अगर तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से a की वैल्यू 4d है तो 4d इंटू 4d माइनस डी इज इक्वल टू 48, यानी 4d इंटू 3d इज इक्वल टू 48। 4 से 12 हो जाएगा, 12 हम कहाँ ले जाते हैं, फ्रैक्शन में, तो 48/12 और यहाँ d इंटू डी यानी डी स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 4। 48/12 करेंगे तो 4 आ जाएगा हमारे पास। डी स्क्वायर की वैल्यू 4 है, इसका मतलब d की वैल्यू क्या होगी, +-2। अब हमें फिर ये सोचना है कि d की वैल्यू +2 होगी या -2 होगी। तो अगर हम d की वैल्यू माइनस लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे जो साइड्स हैं ये भी d के फॉर्म में लिखी हुई हैं, 3d 4d 5d, ये भी नेगेटिव हो जाएंगी। और हम जानते हैं कि ज्योमेट्री में जो साइड्स होती हैं किसी भी फिगर की, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब हमें d की वैल्यू नेगेटिव नहीं लेनी है, हमें क्या लेनी है, d की वैल्यू +2 लेनी है। क्या लेनी है, +2, क्योंकि नेगेटिव नॉट पॉसिबल, क्योंकि नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। अब अगर d की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है तो हम साइड्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइड्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, साइड्स हो जाएंगे हमारे पास 3d 4d और 5d, यानी 3 इंटू डी यानी 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 यानी 8, 5 इंटू 2 यानी 10। यानी ये जो राइट एंगल ट्रायंगल उसकी साइड्स की वैल्यू क्या है, 6, 8 और 10, इतने यूनिट्स। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड। अब इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 6, इसलिए हमारा आंसर कितना होने वाला है, 6। तो ये हमने एक पीवाईक्यू देखा जेई एडवांस का, 2017 में आया हुआ है, अच्छा एग्जाम्पल था। अब जैसे ये एग्जाम्पल है हमारे पास कि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल हमें 3 टर्म्स को लेट करना है ना, a माइनस डी किया, a किया, a प्लस डी किया। अब कोई स्क्वायर आ जाए या कोई रेक्टेंगल आ जाए या कोई क्वाड्रिलेटरल आ जाए तो उसमें 4 टर्म्स को हमें लेट करना है, 5 टर्म्स को लेट करना है। इसको कैसे करते हैं, इस तरह के सवाल को कैसे हैंडल करते हैं, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। साथ ही हम अगले लेक्चर में सम ऑफ द एपी, जो एपी का आखिरी पार्ट है, उसको भी हम देखेंगे, जिससे हमारा एपी जो है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे मूव ऑन करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस किया, जो कल हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे लेक्चर 1 के, उनको हमने देखा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।